हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग हिंदी की इस सीरीज में थोड़ा सा टॉपिक को और आगे की ओर लेकर के चलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, क्रिया के कुछ टॉपिक को हमने पढ़ लिया था, क्रिया पढ़े थे। क्रिया के अंतर्गत धातु को भी पढ़ लिया था, जिसमें दो प्रकार की धातु हुआ करती थी, एक आपकी मूल धातु और एक यौगिक धातु। इसी तरीके से रचना या कर्म के आधार पर हम क्रिया को भी पढ़ लिए थे, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की क्रिया आती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। आई होप कि आप लोगों को पिछली क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब क्रिया के कुछ अन्य कॉन्सेप्ट पे चलते हैं या अन्य टाइप पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो आइए सबसे पहले समझते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग बनाइएगा यहाँ पे, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, देखिए इसके अंतर्गत बहुत क्रिया ही आती है। जैसे मान लीजिए अगर सामान्यता बात करेगा तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद, लेकिन इसमें और सारी क्रिया आती हैं, उन क्रिया को पढ़ना है। यहाँ पे ये नहीं ध्यान देना है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग यह बना लीजिएगा, अनुकरणात्मक क्रिया। पहली क्रिया क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया। इसको समझिएगा। सबसे पहले समझना यह है कि अनुकरण का मतलब होता क्या है। यह क्रिया किससे मिलकर के बनी है? तो यह क्रिया मिलकर के बनी है अनुकरण से, और इस अनुकरण का अर्थ होता है दोहराना। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? दोहराना। बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो अनुकरण का मतलब यदि दोहराना होगा, इसका मतलब कोई भी क्रिया रिपीट हुई होगी या जिसका प्रयोग 2 बार किया गया होगा, तभी तो दोहराव होगा। वही क्रिया आपकी क्या होगी? अनुकरणात्मक क्रिया होगी। आइए हम इसकी परिभाषा समझते हैं कि अनुकरणात्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। किसी ध्वनि शब्द का, किसी ध्वनि शब्द का अनुकरण करना और शब्दों का निर्माण करना, क्रिया शब्दों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। मतलब मेरे दोस्त, अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह होगा, अनुकरण का मतलब होता है क्या? दोहराना। और कोई भी क्रिया यदि दोहराई गई होगी, वही क्या होगी? आपकी अनुकरणात्मक क्रिया होगी। जैसे हमने कहा इसकी परिभाषा, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या है? इसकी वास्तविक परिभाषा है किसी ध्वनि शब्द का अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब है दोहराना, और क्रिया शब्दों का निर्माण करना ही आपकी क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपका क्या है? एग्जाम्पल है रमेश दरवाजा खटखटा रहा है। रमेश दरवाजा खटखटा रहा है, इसका मतलब है कि यह खट और यह खटा, एक खटखटा का मतलब है कि एक ही शब्द यहाँ पे 2 बार आया। इसका मतलब इसका क्या हुआ? दोहराव हुआ, और दोहराव होगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। रमेश दरवाजा खटखटा रहा है, सीता गुनगुना रही है। जैसे हमने कहा दूसरा एग्जाम्पल, सीता गुनगुना रही है। यह एग्जाम्पल में गुनगुनाना, यही गुनगुनाना क्या हो जाएगा? दोहराव को इंडिकेट करेगा, और दोहराव का मतलब होता है अनुकरण, और अनुकरण होगा तो कौन सी क्रिया होगी? अनुकरणात्मक क्रिया होगी। एक एग्जाम्पल आपका है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, भिनभिनाना, इनका क्या हुआ? अनुकरण हुआ, दोहराव हुआ। अगर दोहराव होगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। शायद आप लोग यह बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अनुकरणात्मक क्रिया में गुनगुनाना, खटखटाना, भिनभिनाना, हिनहिनाना, इस तरीके की यदि कोई भी चीज़ रिपीट में आए तो वह अनुकरणात्मक क्रिया होती है।
बात समझ पाए होंगे। यह बातें आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं तो चलिए अब नेक्स्ट आपकी क्रिया के ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरी क्रिया को अच्छे से समझते हैं। दूसरी क्रिया का नाम है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होगा सहायता करने वाली। सहायक क्रिया का मतलब होगा सहायता करने वाली, लेकिन किसकी सहायता करने वाली? इसका मतलब यह है कि किसकी सहायता करेगी? तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता। अब ये क्या है सर, इसको समझना है। मुख्य क्रिया की सहायता करेगा वही होगी आपकी क्या, सहायक क्रिया। अब इसको समझना है कि मुख्य क्रिया होती है। जैसे हमने एक आपका एग्जाम्पल लिखा, राम जाता। एक बात बताओ, राम जाता हमने लिख दिया, क्या यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई। जाता था या जाता है, जाएगा, कुछ क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ। राम जाता, ये एक तरीके का अपूर्ण वाक्य लग रहा है कि नहीं? अच्छा, हमने लिख दिया राम जाता है, इसका मतलब है यह जाता या जाना मेरी कौन सी क्रिया हुई? मुख्य क्रिया हुई। मुख्य क्रिया हुई कि नहीं? और इसी मुख्य क्रिया की सहायता किया कौन है? इसका मतलब यह क्या बन गया? सहायक क्रिया बन गई। मेरे दोस्त, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए कि नहीं? तो इसी मुख्य क्रिया की सहायता कौन किया? सहायक क्रिया। तो आप समझ लीजिएगा, इस सहायक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? सहायक क्रिया की परिभाषा होती है मुख्य क्रिया की जो सहायता करते हैं उसे ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिया, हमने कहा रमेश खाना खाता। एक बात को बताओ, रमेश खाना खाता, क्या ये वाक्य अधूरा सा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। जब यह वाक्य अधूरा लग रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया रमेश खाना खाता है। इसका मतलब है कि यह क्रिया आपकी मुख्य क्रिया हुई। मुख्य क्रिया हुई कि नहीं? ये मुख्य क्रिया, और है लगा दिया, यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। तो इस मुख्य क्रिया की सहायता कौन किया? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया की सहायता जो करता है वही आपकी क्या हो जाती है? सहायक क्रिया हो जाती है। किसी भी वाक्य में है, था, थी, थे, रहा है, रही है, हुआ है, ये समस्त प्रकार की जो चीजें होती हैं ये सहायक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। नहीं समझ पाए? एक एग्जांपल और अच्छे से समझिए। लिखा है वे गाना गाते। बात को बताइए, क्या इसमें सहायक क्रिया कोई है? इसमें सहायक क्रिया कोई नहीं है। ये आपका गाना क्या हो जाएगा? ये गाना आपकी क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया हो जाएगी कि नहीं? ये गाना आपकी मुख्य क्रिया होगी कि नहीं होगी? ये गाना मुख्य क्रिया हो जाएगी। मेरे दोस्त, जब यह मुख्य क्रिया हो जाएगी तो ये वाक्य अभी अधूरा लग रहा है और इसको पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा? वे गाना गाते हैं, और वे गाना गाते हैं इसका मतलब है लग गया, और यह आपकी क्या हो जाएगी? यह आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, यह मुख्य क्रिया की मदद कौन किया? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया की जो भी मदद करेगा या मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया ही क्या कही जाएगी? सहायक क्रिया कही जाएगी। आई होप कि आप लोगों को सहायक क्रिया बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यह बातें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब दूसरी क्रिया की चर्चा करते हैं। अगली क्रिया आपकी है पूर्वकालिक क्रिया। यह क्रिया आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, सहायक क्रिया। चलिए अब चलते हैं पूर्वकालिक क्रिया की ओर। आइए, पूर्वकालिक क्रिया। ऐसी क्रिया जब एक क्रिया समाप्त होकर तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व का मतलब है, देखिए पहले, काल का मतलब, कालिक का मतलब समय हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि जब कोई एक क्रिया समाप्त हो जाए और समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, उसे ही हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। देखिए इसको पहचानेंगे कैसे? पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है, जैसे आप एक एग्जांपल लिखें क्या? राम खाना खाकर पढ़ने लगा।
राम खाना खा करके पढ़ने लगा, इसका मतलब है कि राम ने पहले खाना खाया और तुरंत बाद क्या किया, पढ़ने लगा। मेरे दोस्त, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? मतलब पहला पूर्वकालिक का मतलब हुआ कि पहले राम खाना खाया, इसका मतलब है कि यहाँ पे पहली क्रिया समाप्त हुई, तब जाकर के दूसरी क्रिया आरंभ हुई, पढ़ने लगा। क्या बातें समझ पाए? बातें समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल चलिए समझ। रानी पढ़कर खेलने लगी। रानी पढ़कर खेलने लगी, इसका मतलब है कि यह क्रिया पूर्वकालिक कब होगी, जब एक क्रिया पहले समाप्त होगी, तुरंत बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो जाएगी। इसका मतलब है कि रानी ने पहले काम किया पढ़ने का, इसका मतलब है कि रानी पढ़ करके एक क्रिया समाप्त हुई, जब पढ़ ली रानी ने, उसके बाद दूसरी क्रिया तुरंत आरंभ हुई, वह खेलने लगी। क्या बातें समझ पाई कि नहीं? पूर्वकालिक क्रिया समझ पाई कि नहीं? कोई भी एग्जाम्पल यदि अगर आपका पूछा जाएगा तो पहली क्रिया समाप्त होकर के दूसरी क्रिया तुरंत स्टार्ट हुई होगी, वही आपकी क्रिया क्या हो जाएगी, वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। बातें समझ पाए? आइए एक एग्जाम्पल और समझ। मोहन घर पहुंचकर गृह कार्य किया। मोहन घर पहुंचकर गृह कार्य किया, इसका मतलब यह है कि मोहन पहले क्या किया, घर पहुंचा। इसका मतलब है कि एक क्रिया आपकी समाप्त हो गई। पूर्वकालिक क्रिया में पहली क्रिया आपकी समाप्त हुई कि मोहन पहले घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद गृह कार्य किया, तो पहली क्रिया समाप्त हुई, तब जाकर के दूसरी क्रिया आरंभ हुई, और इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या बोल दिए, पूर्वकालिक क्रिया बोल दिए। क्या आप लोगों को बातें समझ पाए कि नहीं? पूर्वकालिक क्रिया, नोट बिंदु में आप एक बात ध्यान रखिएगा, नोट बिंदु समझ लीजिएगा। कभी भी जब पूर्वकालिक क्रिया में एक बात ध्यान रखिएगा, कर या करके, कर या करके, ये आप समझ लीजिएगा, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया का एक मुख्य बिंदु है। इसको याद रखेंगे, शायद आप लोग नहीं भूलेंगे। बातें समझ पाए कि नहीं? देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा है खा कर, तो देखिए कर लिखा है कि नहीं। यहाँ लिखा है पढ़ कर, देखिए कर लिखा है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ लिखा है पहुंच कर, ना, देखिए कर लिखा है कि नहीं। ये भाई दो शब्द आप याद रखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया सॉल्व हो जाएगी। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई है तो चलिए अब नेक्स्ट क्रिया की ओर चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं अब संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है जोड़, और जोड़ किसका, तो दो क्रिया का जोड़। मतलब संयुक्त का मतलब हो गया जोड़, और इसका मतलब हो गया क्रिया। इसका मतलब है क्रिया का जोड़, मतलब दो क्रिया का जोड़। इसकी परिभाषा से समझते हैं कि संयुक्त होता क्या है। संयुक्त का मतलब आप ऐसे समझिए, जोड़। अब क्रिया के साथ लगा है, इसका मतलब क्रिया का जोड़ होगा, वही क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। पहले आप इसके परिभाषा की ओर चलते हैं, परिभाषा के बाद एग्जाम्पल को बताएंगे। जब वाक्य में दो क्रिया आपस में जुड़ी हो, जुड़ी हुई आती हूं। जब वाक्य में दो क्रिया आपस में जुड़ी हुई आती हूं, उसे ही हम कहते हैं क्या, संयुक्त क्रिया। और इसका मतलब है यहाँ पे दो क्रिया आपस में जुड़ी हुई है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम पुस्तक पढ़ने लगा। राम पुस्तक पढ़ने लगा। देखिए यहाँ पे एक पढ़ना और एक यहाँ पे लगा, ये एक आपकी क्या है, ये आपस में दो क्रिया आपस में जुड़ी हुई आती है। अच्छा कैसे, देखिए संयुक्त का मतलब होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ने, क्या इस प्रकार के वाक्य का कोई मतलब निकला? राम पुस्तक पढ़ने लगा, क्या इस वाक्य का कोई मतलब निकला? नहीं निकला। मान लीजिए इसी वाक्य को हमने लिखा राम पुस्तक लगा, राम पुस्तक लगा, क्या इसका कोई मतलब निकला? नहीं मतलब निकला। इसका मतलब यह है मेरे दोस्त
कि ये जो दो प्रकार की वाक्य लिखे हैं इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब राम पुस्तक पढ़ने लगा, जब राम पुस्तक पढ़ने लगा तो यहाँ पे एक क्रिया आपकी पढ़ना है और एक क्रिया आपकी क्या है, लगा है, और दो क्रिया जब आपस में जुड़ी हुई होती हैं इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। रमा रोने लगी, रमा रोने लगी। अब जैसे मान लीजिए हमने इसी वाक्य को लिखा रमा रोने, इसी तरीके से हमने लिखा रमा लगी। अब इसी वाक्य को हमने इस तरीके से लिखा तो क्या इस वाक्य का कोई मीनिंग निकला या कोई मतलब निकला? नहीं निकला। इसका मतलब है कि रमा रोने लगी और एक क्रिया रोना, एक क्रिया आपकी लगी और दोनों क्रिया आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए इस क्रिया को हमने क्या नाम दिया? संयुक्त क्रिया नाम दिया। बात समझ पाए कि नहीं? अगर क्वेश्चन में पढ़ने लगा, आने लगा, जाने लगा, गाने लगा इस प्रकार का कोई भी वाक्य दिखाई देगा मेरे दोस्त तो संयुक्त क्रिया लगा दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। बातें समझ पाए कि नहीं? कैसे? पढ़ने लगा, रोने लगा, जाने लगा, गाने लगा, इस प्रकार की समस्त चीजें किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है। एक एग्जांपल और ले लिया जाए। चलिए एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। सूर्य पूरब से निकलने लगा। आइए देखिए, इस प्रकार के वाक्य को कभी भी संयुक्त क्रिया मेरे दोस्त यदि आप ना समझ पा रहे हो तो आप उन वाक्य को इस तरीके से बनाइए और उसके बाद देखिए कि क्या ये दोनों वाक्य जो बन रहे हैं क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो समझ लीजिएगा इस प्रकार की जो क्रिया आएगी वो साथ साथ आएगी और दोनों आपस में जुड़ी होगी, और जुड़ी होगी तो संयुक्त नाम दे दिया जाएगा। अभी हमने कहा कि एक वाक्य बनाइए, सूर्य पूरब से निकलने लगा, हटा दीजिए। इसी तरीके से हमने कहा सूर्य पूरब से निकलने, हटा दीजिए, लगा। तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब निकलना एक क्रिया और लगा आपकी दूसरी क्रिया, और दोनों क्रिया आपस में जुड़ी हुई है, और जुड़ी है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को संयुक्त क्रिया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब अगली क्रिया की वो चर्चा करते हैं। अगली क्रिया कौन सी क्रिया होगी? अगली क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। आइए अच्छे से समझते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म उपस्थित होते हैं उसे ही हम द्विकर्मक कहते हैं, लेकिन पहचानने में बहुत कठिनाई होती है, इसको समझते हैं। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होता है, ऐसे समझ लीजिए। वह क्रिया जिसमें दो कर्म उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कोई डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल है, वह कुत्ते को डंडे से पीटता है। अब द्विकर्मक क्रिया का मतलब हुआ कि वह क्रिया जिसमें दो कर्म होता है। तो अब आइए इसमें समझते हैं कि दो कर्म कौन सा होता है। एक कर्म तो आपका दिखाई दे रहा होगा कुत्ता, और दूसरे कर्म आपके दिखाई दे रहे होंगे डंडा। बातें समझ पाए? एक कर्म आपका यहाँ पे हो गया कुत्ता और एक कर्म हो गया डंडा, और दो कर्म हो गए, इसलिए क्रिया का नाम हमने क्या रख दिया? दो कर्म रख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सोहन ने मोहन को उपहार दिया। अब इसमें समझना है कि कौन से दो कर्म हैं। तो एक कर्म आपका क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। एक कर्म मोहन हो जाएंगे, एक कर्म आपका क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा। और ये दो कर्म मिल करके यहाँ क्या बना लेंगे? दो कर्म क्रिया बना लेंगे। आइए हम लोग समझते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। एक इसका थर्ड एग्जाम्पल और है। व्यापारी ग्राहक को कपड़े देता है। व्यापारी ग्राहक को कपड़े देता है, इसका मतलब है कि एक तो यहाँ पे ग्राहक क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे, और एक कपड़ा आपका क्या हो जाएगा? ये भी कर्म हो जाएगा। और दो कर्म मिल करके क्या बना लेते हैं? दो कर्म मिल जाते हैं तो बना लेते हैं द्विकर्मक क्रिया। एक बात को और ध्यान रखिएगा, एक बात को और ध्यान रखिएगा। राजेश पत्र लिखता है।
अब इस वाक्य में तो सर दो प्रकार के कर्म नहीं है, लेकिन यह भी द्विकर्मक क्रिया होती है। कैसे? मतलब मेरे कहने का यह है कि बहुत सारे वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें दो कर्म उपस्थित नहीं होते हैं, फिर भी क्रिया द्विकर्मक ही होती है। कैसे? आइए समझते हैं। हमने कहा कि राजेश पत्र लिखता है। अब राजेश पत्र लिख रहा है, इसका मतलब ये पत्र आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, और लिखना क्रिया हो जाएगी, और राजेश जी आपके क्या हो जाएंगे? कर्ता हो जाएंगे। लेकिन एक बात को मेरे भाई आप लोग बताइए कि क्या राजेश पत्र अपने लिए लिखेंगे? अगर राजेश जी पत्र लिख रहे हैं तो अपनी माता जी के लिए लिख सकते हैं, पिताजी के लिए लिख सकते हैं, भाई बहन दोस्त के लिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन करिए कि राजेश क्या लिखता है, तो राजेश क्या लिखता है तो आंसर मिला पत्र लिखता है। लेकिन किसको लिखता है, इसका मतलब यह है यहाँ पे कि किसी न किसी व्यक्ति को तो लिखेगा। भाई बहन, मम्मी पापा, प्रेमिका, कुछ भी होंगे, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो इस प्रकार की क्रिया में भी दो कर्म होता है, और इसमें एक कर्म आपका छुपा हुआ होता है, और इसको हम दिमाग से लगाते हैं। कौन से दिमाग से? क्या और किसको से? क्वेश्चन समझ में आया? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जहां पर एक कर्म होता है और एक कर्म छिपा हुआ होता है, वहां पे क्या और किसको के कॉन्सेप्ट को लगा दीजिएगा, दो कर्म क्रिया आप नहीं भूलेंगे। समझ पाए बात को? इसी तरीके का एक एग्जांपल और समझते हैं। मोहन पैसा देता है, इसी तरीके का एग्जांपल है, समझिएगा। मोहन पैसा देता है, तो मोहन यहाँ पे कर्ता, पैसा यहाँ पे कर्म होगा या नहीं होगा? ये आपका कर्म हो जाएगा। लेकिन कर्म एक है, लेकिन क्रिया आपकी द्विकर्मक होगी या नहीं होगी? कैसे? हमने बताया क्या और किसको, क्या और किसको। तो क्या देता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा पैसा देता है। अगर पैसा दे रहा है मोहन, तो वह किसी ना किसी को तो पैसा देगा कि नहीं देगा? आपने बात तो रखेगा नहीं। मम्मी को दे रहा है, पापा को दे रहा है, भाई बहन को दे रहा है, दोस्त को दे रहा है, किसी को तो दे रहा है पैसा। इसका मतलब यहाँ पर इस किसको का भी आंसर मिल रहा है, और यह किसको का आंसर ही कर्म है, और वह छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है फिर भी कर्म है, और क्रिया कैसी हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। मेरे दोस्त, आप इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। एक बात आप याद रखिएगा, क्या, और एक बात याद रखिएगा किसको, और इन दो बातों का आंसर मिलेगा, क्रिया कैसी हो जाएगी? दो कर्मक क्रिया हो जाएगी। सोहन ने मोहन को उपहार दिया, तो सोहन ने क्या दिया? आंसर मिल गया, उपहार दिया। किसको दिया? मोहन को दिया। क्या यह बात आप लोग समझ पाए? दूसरा क्वेश्चन, व्यापारी ग्राहक को कपड़े देता है, व्यापारी ने क्या दिया? व्यापारी ने कपड़ा दिया। किसको दिया? ग्राहक को दिया। बातें क्या समझ पाई कि नहीं? क्या और किसको के कॉन्सेप्ट को समझ पाई कि नहीं? अगर क्या और किसको के कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो दो कर्म क्रिया 1 मिनट के अंदर 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाती है। बातें समझ पाई कि नहीं समझ पाए? यह बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब अगली क्रिया चलते हैं, प्रेरणादाता क्रिया। आइए समझते हैं प्रेरणादाता क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से काम करवाएगा, यही है आपकी क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब कोई वाक्य दिया गया होगा और उस वाक्य में कर्ता काम नहीं करेगा, एक तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर करेगा। मतलब समझ पा रहे? मतलब यदि वाक्य में कर्ता दिया है और कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से करवाएगा, इस प्रकार की क्रिया ही क्या कही जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस बार जो पेपर आपका रद्द हुआ था, उस पेपर में प्रेरणार्थक क्रिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। बातें समझ में आ रही नहीं? हो सकता है इस बार नाम धातु क्रिया से पूछ ले, द्विकर्मक क्रिया से पूछ ले, सहायक क्रिया पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। यह बातें आप लोग याद रखिएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके
दूसरे से करवाता है, उसे ही कहते हैं प्रणदार्थक क्रिया। जैसे एक एग्जांपल है, मालिक नौकर से गाड़ी धुलवाता है, गाड़ी धुलवाता। इसका मतलब क्या है कि ये मालिक आपका क्या है, करता है। तो मालिक यहाँ पे क्या स्वयं काम कर रहा है, जो बातें हम लिखवाए हैं उसी को समझिए। कह रहा है कि यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, तो मालिक स्वयं यहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, मालिक तो नौकर से करवा रहे हैं ना। इसका मतलब यह कर्ता स्वयं काम न करके नौकर से काम करवा रहा है। इसका मतलब वह काम गाड़ी धुलवा रहा है, किससे, नौकर से। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रणदार्थक क्रिया हो जाएगी। दूसरी बात को समझना है, अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये अध्यापक आपके यहाँ पे क्या होंगे, कर्ता होंगे। तो ये स्वयं काम नहीं कर रहे हैं और यह काम किसके द्वारा करवा रहे हैं, छात्रों के द्वारा। तो इस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत ये पढ़वाता जो हो जाएगा, ये धुलवाता हो जाएगा, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। नोट बात में आप समझ लीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत वाता, वाती, वाते, ये चीजें दिमाग में रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं इसी से 90% क्वेश्चन 100% पूरा सॉल्व हो जाएगा। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें यदि किसी भी वाक्य के अंत में दिखाई देता है तो ये समझ लीजिएगा कि वहां पर ज्यादा चांस होता है किसका, प्रेरणार्थक क्रिया का। वैसे सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिए। हमने कहा कि जहां पे कर्ता काम ना करेगा, किसी दूसरे से काम करवाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हमने कहा मालिक नौकर से काम करवाता है या गाड़ी धुलवाता है, तो मालिक यहाँ काम ना करके नौकर से करवाता है। पापा कोई काम नहीं करे, पापा लड़के से काम करवा रहे हैं, इसका मतलब पापा स्वयं काम ना करके उस लड़के से काम करवा रहे हैं। और इस प्रकार की क्रिया में हम क्या लगाएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया लगाएंगे। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। ठेकेदार मजदूरों से घर बनवाता है। इसका मतलब क्या है कि ठेकेदार यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे। और ठेकेदार स्वयं थोड़ी काम कर रहे हैं, ये तो मजदूरों से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे हो जाएगी क्रिया कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। और आप देख पा रहे होंगे सब क्रिया के अंत में वाता, 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 इसी तरीके से वाती, वाते, ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे क्रिया कौन सी हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। आइए एक लास्ट में बचा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया का मतलब क्या होता है, जो नाम का बोध कराए। और नाम का मतलब क्या होगा, या तो संज्ञा के साथ बनी होंगी, या सर्वनाम के साथ, या विशेषण के साथ बनी होंगी। मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ आने वाली क्रिया या उससे बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया ही क्या होती है, नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया होती है। आइए, नाम धातु का मतलब क्या होगा, नाम का बोध कराने वाली क्रिया। अब नाम में किसका, नाम का मतलब हो जाएगा, आप एक संज्ञा समझ लीजिएगा, एक सर्वनाम समझिएगा और एक आप समझ लीजिएगा विशेषण। तो जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया। परिभाषा लिख लेते हैं, वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से मिलकर बनती है उसे ही कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा का मतलब क्या है, एक संज्ञा आप ले लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे संज्ञा से बनाई, पहले संज्ञा से, संज्ञा में जैसे एक आपका हाथ हो जाएगा, तो हाथ से क्या हो जाएगा, हाथियाना हो जाएगा, ये नाम धातु क्रिया। इसी तरीके से लात हो जाएगा, लात से क्या हो जाएगा भाई, लतियाना हो जाएगा। देखिए कोई यहाँ पे गलत वर्ड बोला नहीं जा रहा है, ये आपको यह बताया जा रहा है कि इससे आपकी क्रिया बनती है। ठीक, तो हाथ से हथियाना, लात से क्या हो जाएगा, लतियाना हो जाएगा। इसी तरीके से बात हो जाएगा, बात से क्या हो जाएगा, बतियाना हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, झोटा हो जाएगा, झोटा, झोटा से क्या हो जाएगा, झोटियाना हो जाएगा, झोटियाना हो जाएगा। ये समस्त प्रकार की जो चीजें हैं, ये चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं,
तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे याना, 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 अवाना, ये जहाँ पे दिखाई देगा नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें आपकी क्या है, संज्ञा है। एक आपका सर्वनाम है, सर्वनाम से भी एक नाम धातु क्रिया बनती है। एक होता है सर्वनाम अपना, तो इस सर्वनाम से बन जाएगा अपनापन, सॉरी अपनाना, क्या हो जाएगा, अपनाना। इस सर्वनाम से भी क्या हो जाएगी, एक आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। ठीक, ये आपकी नाम धातु क्रिया। आइए कुछ विशेषण से समझ लेते हैं। कुछ विशेषण से भी नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे लिखा मोटा, तो क्या हो जाएगा, मोटाना, मोटाना हो जाएगा। इसी तरीके से गर्म से हो जाएगा गर्माना, गर्मन। इसी तरीके से हो जाएगा सूखा, हो जाएगा सुखाना, हो जाएगा कि नहीं, ये सब विशेषण से। तो यही तो हमने बताया कि वह आपकी जो क्रिया होती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर के बनती है या बनी हो, उसे यूं कहते हैं नाम धातु क्रिया। यहाँ पे याना, याना देख रहे हैं ना, सब में याना, याना, याना लगा है कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, नोट में समझ लीजिएगा। नोट में नाम धातु क्रिया के अंत में आना, अवाना जैसे प्रत्यय लगे होते हैं। मतलब प्रत्यय का मतलब है कि बाद में लगे होते हैं। ठीक, आना, अवाना, देखिए यहाँ पे क्या, हाथियाना, आना लगा है कि नहीं, लतियाना आना, बतियाना आना, झुटियाना आना। अब यहाँ पे देखिए अवाना तो यहाँ पे कहीं नहीं, सुखाना, आना, आना, तो यहाँ पे ज्यादातर आना दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे आना और अवाना प्रत्यय के रूप में दिखाई देते हैं वहाँ पे नाम धातु क्रिया भी होती है। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है उसे ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यह बातें आप लोगों को समझ में आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जो दिक्कत हो उसको जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।